good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video we are going to see the new topic that is otitis media. So first of all हम देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो otitis ये जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है। It is derived from the Greek word that means infection. Obviously इसमें itis लगा है तो आप समझ जाओगे कि it's infection. Media means middle ear. ठीक है, तो हम कह सकते हैं infection of मिडिल ईयर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये मिडिल ईयर है क्या। ठीक है, तो थोड़ा सा नोट में देख लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारा जो ईयर है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे बाहर वाला जो पार्ट है, अगर मैं आपके कान पकड़ के खींचूं तो आप समझ जाना कि मैं आपका एक्सटर्नल ईयर होल्ड कर रही हूं। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये है आपका एक्सटर्नल ईयर। जिस एरिया पे आप फिंगर डालते हो अंदर, ठीक है, ईयर के अंदर, वो भी आपका एक्सटर्नल ईयर ही है। इसके बाद आपका आ जाता है कान का पर्दा, जिसको हम लोग बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसके थ्रू आपको सुनाई देता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेकर के एक ओवल विंडो आ जाती है, ये आपका मिडिल ईयर है। ये आपका 3 बोन से मिलके बना है मेनली। ठीक है, फर्स्ट आपकी बोन है ये वाली, आप देख सकते हो, जिसको मैंने ब्लू कलर से कलर किया है, दैट इज मेलस। इसके बाद वाली बोन दैट इज इनकस, एंड द लास्ट वन जो कि आपकी स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है दैट इज स्टेपस। ठीक है, या स्टेप्स। ठीक, तो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्टेप्स। ठीक, तो ये पूरा एरिया आपका मिल करके मिडिल ईयर बनाता है। इसके अलावा आपको एक हॉलो स्ट्रक्चर दिख जाएगा, बीच में एक खाली जगह दिख जाएगी जिसमें ये तीनों चीजें आपके सिचुएटेड हैं। ठीक है, इस हॉलो स्ट्रक्चर को, ये वाले इस हॉलो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूस्टाचाइन ट्यूब। ठीक, मैं इसको यहाँ पे लेवल कर रही हूं। ये यूस्टाचाइन ट्यूब आपके ईयर के अंदर बैलेंसिंग का काम करता है। एयर को कितना आना है, किस तरह से बैलेंस रहना है, ये सारी चीज़ें आपका यूस्टाचाइन ट्यूब काम करता है। कैसे काम करता है, ये आपका आगे चल के आपके नोज से जाकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपकी नोज है, तो यूस्टाचाइन ट्यूब आपके नोज से आगे चल के अटैच होता है। तो जो भी आप ब्रीथ करते हो तो ब्रीदिंग के थ्रू इसके अंदर एयर जाती है एंड वो अंदर बैलेंसिंग का काम करती है। ठीक, तो अगर यहाँ पे किसी भी एरिया में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, पस फॉर्मेशन, रेडनेस, स्वेलिंग कुछ भी हो जाता है, दैट विल कंसिडर्ड एज दी ओटिटिस मीडिया। आई थिंक आपको नोट में क्लियर हुई होगी। इनर ईयर की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इनर ईयर का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं डिजीज कंडीशन पे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ओटिटिस मीन्स होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, मीडिया मीन्स होता है मिडिल ईयर। तो आप यहाँ पे कह सकते हो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन into the middle ear। ठीक है, that is known as otitis media। देख लेते हैं कि ये 3 पार्ट में क्लासिफाइड है, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट ओटिटिस मीडिया आप तभी कंसिडर करोगे जब किसी पेशेंट को 3 वीक्स से कम इन्फेक्शन, लाइक 3 हफ्ते तक अगर उसे इन्फेक्शन रहा मिडिल ईयर में, तो आप उसे कहोगे कि उसको एक्यूट ओटिटिस मीडिया है। अगर 3 वीक्स से 3 मंथ के बीच में इन्फेक्शन रहा, ठीक है, टाइम पीरियड उसका रहा, तो आप उसको बोलोगे सब एक्यूट ओटिटिस मीडिया है। और अगर 3 मंथ से भी ज़्यादा एक्सटेंड हो गया तो ये एक सीवियर कंडीशन आ जाएगी, इसको आप बोलोगे क्रोनिक ओटिटिस मीडिया है। तो सिंपली एक्यूट मैंने आपको क्या बताया, लेस देन 3 वीक्स अगर इन्फेक्शन है। ठीक है, सब एक्यूट मैंने आपको क्या बताया, आफ्टर 3 वीक्स एंड बिफोर less than 3 month, and chronic otitis media more than 3 month। So ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया सिंपली। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये सारी प्रॉब्लम, ये सारा क्लासिफिकेशन, ये जो टाइम पीरियड है वो किसके बेसिस पे एक्सटेंड हो रहा है, या आप कह सकते हो कि कौन कौन से ऐसे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका ओटिटिस मीडिया हो रहा है। सबसे पहले एज की अगर बात करें तो मेनली एज में
बच्चों को ज़्यादा चांसेस होते हैं ओटाइटिस मीडिया होने के, इन्फेंट को या चिल्ड्रन को ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसका एक रीज़न आपका यूस्ट्राचाइन ट्यूब भी है, क्योंकि छोटे बच्चों में यूस्ट्राचाइन ट्यूब जो होता है वो साइज़ छोटा होता है, ठीक। तो साइज़ छोटा होगा तो सिंपल सी चीज़ है, इसकी डिस्टेंस भी कम होगी और नोज़ और ईयर के बीच का, मिडिल ईयर के बीच का डिस्टेंस भी कम होगा। जैसे जैसे छोटे बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, कहीं पर भी एनवायरनमेंट में खेलने चले जाते हैं, कोल्ड एनवायरनमेंट में भी वो प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं, अगर उन्हें नोज से कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है तो यूस्ट्राचाइन ट्यूब के थ्रू सीधे सीधे उनके मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हेड इंजरी। तो आपके ईयर के पास आपके हेड है, ठीक है, कोई भी हेड इंजरी की वजह से अगर उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन कॉज करता है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है तो वो आसानी से आपके ईयर में जा सकता है एंड आपके मिडिल ईयर इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब क्या है? देखिए, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है मेनली, ठीक है, अपर एंड द लोअर। हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपके तीन चीजें आ जाती हैं, नोज, नोज के बाद आपका आ जाता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आपका सीधे आ जाता है लैरिंग्स, ठीक है। ये हो गया आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर हुआ तो अपर रेस्पिरेटरी जो एरिया है वो आपका ईयर के ज़्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू दी लोअर, ठीक। नोज में इन्फेक्शन हुआ तो भी ईयर के पास चला जाएगा, माउथ में इन्फेक्शन हुआ तो भी चांसेस है ईयर के पास जाने के, थ्रोट में, लैरिंग्स में कहीं पर भी इन्फेक्शन हुआ तो भी आपका ईयर के अंदर इन्फेक्शन जाने के चांसेस हैं, ठीक है। सो दिस इज योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं रिकरेंट इन्फेक्शन। वो लोग जो अपने इन्फेक्शन को या किसी भी डिजीज़ को उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं या ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, या ले भी रहे हैं तो टाइम पीरियड उनका कम है, वो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार उनका इन्फेक्शन हो रहा है, कॉज हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन भी कहीं ना कहीं आपके ईयर में या ईयर के आसपास से कहीं पर भी इन्फेक्शन हो सकता है ईजिली। नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्क फैक्टर। आई थिंक आपको कॉजेस क्लियर हुए होंगे। रिस्क फैक्टर्स में एलर्जिक रिएक्शंस आ जाते हैं, किसी को किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो एलर्जी की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अंदर हो सकती है। इसके अलावा स्मोकिंग, तो आपने सुना होगा स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, तो सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं, स्मोक जब आप उसको इनहेल करते हो तो इनहेल करने के टाइम पे क्या होता है कि वो आपके टिश्यू डैमेज का काम करते हैं, उनके अंदर कैंसरोजेंस होते हैं और कैंसरोजेंस आपके टिश्यूज़ को बहुत ईजिली डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब जो लोग नोज से स्मोकिंग करते हैं तो यूस्ट्राचाइन ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर में वो स्मोक का इफेक्ट जाता है और जाने की वजह से अंदर के टिश्यूज डैमेज होते हैं, अंदर स्वेलिंग आ सकती है, पस फॉर्मेशन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है एंड इट विल लीड टू दी ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट है आपका कोल्ड एंड फ्लू। वो लोग जिनको बार बार रिकरेंट कोल्ड और फ्लू हो रहा है, सेम प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इन्फेक्शन अगर आपको कोल्ड फ्लू कुछ भी होगा तो इन्फेक्शन आपका ईयर में ईजिली चला जाएगा। एयर पॉल्यूशन की अगर बात करें तो एज ऑलवेज हमें पता है कि एयर हमारी कभी भी फ्रेश हमें नहीं मिलती है, ठीक है। तो एयर हमारी इन्फेक्टेड रहती है, उसके अंदर प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। आप एयर पॉल्यूशन वाले एरिया में अगर रहते हो तो आपको सिर्फ ना कि ईयर, किसी भी जगह पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कोल्ड क्लाइमेट की बात करें तो वो लोग जो कि कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, कश्मीर वगैरह में रहते हैं, बर्फीले इलाकों में रहते हैं, तो उनको भी कोल्ड कफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और सेम प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। बॉटल फीडिंग की अगर हम बात करें तो बॉटल फीडिंग यानी कि छोटे बच्चे जो कि माँ का दूध ना पी करके यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग ना कर करके बॉटल फीडिंग कर रहे हैं, तो बॉटल फीडिंग, अब क्या पता आपने बॉटल ठीक से धोई है कि नहीं धोई है, स्टरलाइजेशन किया है कि नहीं किया है, निपल उनका क्लियर है कि क्लीन है कि नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रही है, सीधे सीधे एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ जा रहा है, माउथ के अंदर बेबीज के, और माउथ के अंदर जाने की वजह से क्या हो रहा है कि वो आपके माउथ के आसपास के एरिया में भी इजीली चला जा रहा है। सो दीज ऑल आर सो नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी एज ऑलवेज इटियोलॉजी की वजह से या रिस्क फैक्टर्स की वजह से, इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इंक्रीज द रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन हो रहा है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो रहा है,
आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो, उसको अवॉइड कर रहे हो, अवॉइड करने की वजह से क्या हो रहा है, रिकरेंट एक्सपोजर हो रहा है एटियोलॉजी से, ठीक है, बार बार आप एटियोलॉजी से एक्सपोज हो रहे हो, बार बार आपको कोल्ड हो रहा है या बार बार आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो रिकरेंट एक्सपोजर, रिकरेंट एक्सपोजर की वजह से सीधे सीधे क्या होगा, आपको फाइनली इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन द इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी। इम्यूनिटी डिक्रीज होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, सीधे सीधे इंक्रीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और कंटिन्यूअस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वायरल लोड बढ़ता चला जाएगा या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लोड बढ़ता चला जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, सीधे सीधे आपको साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे। तो सिंपली हम लोग ने पैथोफिजियोलॉजी बहुत ईजिली बना ली है। ईटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, आपके चांसेस किसके बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर भी आपने अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया या उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ जाएगी, आप कंटिन्यूस एक्सपोजर हो रहे हो ईटियोलॉजी से, ठीक है, जिसकी वजह से फाइनली आपको एक्यूट इन्फेक्शन हो गया। एक्यूट इन्फेक्शन के बाद क्या हो गया, सीधे सीधे आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज होने लगी। इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी तो सिंपल सी चीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो अंदर का रेप्लिकेशन है या मल्टीप्लिकेशन है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद आपको सीधे सीधे साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे। तो ये थी हमारी, मैंने आपको बताया कि साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे। तो क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे वो हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल फीचर्स। सबसे पहले एज ऑलवेज हम सभी को पता है कि किसी को भी फीवर आ जाता है अगर किसी को इन्फेक्शन है तो, ठीक है। फीवर क्यों आता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या चाहती है कि वो अपने आप के अंदर हीट प्रोड्यूस करे, और हीट प्रोड्यूस करने के बाद क्या करे कि वो अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर दे, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगी, अपने आप को हीट प्रोड्यूस कराएगी और आपको फीवर आ जाएगा। नेक्स्ट पेन। पेन आपको मेनली पूरे ईयर में देखने को मिल सकता है, क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस, क्या इन्फेक्शन का जो लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो मे बी आपको चोकिंग पेन हो, मे बी आपको सेंसेबल पेन हो, सेंसेस वाला पेन हो, ठीक है, और आपको हर जगह पेन देखने को मिल सकता है। ये पेन वेरी करके आपके नोज के आसपास भी आ सकता है और आपके टेम्पोरल एरिया में भी जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्राइम। अगर छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली वो ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे और पेन की वजह से वो क्राई करेंगे। स्लीपलेसनेस, ऑब्वियसली जब आपके यहाँ पे पेन है या आपका वाइब्रेटिंग पेन है, पूरे फेस में पेन हो रहा है, तो आप ऑब्वियसली सो नहीं पाओगे, दैट इज स्लीपलेसनेस। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका इरिटेबिलिटी। किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, आप इरिटेबल हो जाओगे, बहुत इरिटेटेड हो जाओगे, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस पेन होता चला जा रहा है। इसके अलावा हेडेक, टेम्पोरल रीजन में हेडेक देखने को मिल सकता है। ये है आपका फेस, ये है आपका ईयर, ये वाला जो एरिया है ईयर के पास, ईयर के जस्ट ऊपर, यहाँ पे ये आपका टेम्पोरल रीजन है। यहाँ पे आपको इजीली पेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके ईयर के जस्ट करीब है ये वाला एरिया। इसके अलावा नॉजिया, वॉमिटिंग जैसी कंडीशन आ सकती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर वायरल लोड या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लेवल बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, नॉजिया वॉमिटिंग जैसे चीज़ें कराती है, जिससे कि जितना भी इन्फेक्शन है या मोस्ट ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके वॉमिटिंग के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्कम्फर्ट फील होगा। एज ऑलवेज बॉडी हेल्दी नहीं है, आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से अनहेल्दी हो, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट फील होगा। इसके अलावा हेयरिंग लॉस तब हो सकती है जब आपका क्लासिफिकेशन में क्रोनिक कंडीशन आ जाए, यानी कि सीवियर कंडीशन आ जाए। देन क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हेयरिंग लॉस की कंडीशन आ सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके मिडिल ईयर जो है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रही है। और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का काम क्या है कि ये आपके साउंड वेव्स को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करके अंदर की ओर भेजती है। अंदर की ओर भेजने के बाद आपकी ये सारी बोन्स क्या होती हैं, वाइब्रेट होती हैं, और एक वाइब्रेशन के थ्रू एक साउंड को मेंटेन करके आपको सुनाई देने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये आपका कान का पर्दा है, जो कि कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, बल्जिंग हो गई तो आपको हेयरिंग लॉस हो सकता है। इसके अलावा फीलिंग ऑफ फुलनेस। फीलिंग ऑफ फुलनेस इन दी ईयर का मतलब ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि कान में कुछ भरा हुआ है। ये कंडीशन कब आएगी, जब कहीं ना कहीं पस फॉर्मेशन अंदर बन जाएगा, देन ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, एनोरेक्सिया।
लाइक आपको भूख नहीं लगेगी। एनोरेक्सिया मीन्स होता है भूख न लगना। ये कंडीशन तभी आती है जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है या कोई बीमारी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी जो ब्रेन है वो क्या कर रहा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की ब्लड सप्लाई को थोड़ा सा डिक्रीज करके इन्फेक्टेड एरिया में ज़्यादा भेज रहा है, जिससे कि ब्लड के थ्रू WBCs जा पाएँ और वहाँ के इन्फेक्शन को किल कर सकें। ठीक है, तो आपकी जो भूख है वो थोड़ी सी सप्रेस हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओटाइटिस मीडिया पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, देन प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।